वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएसबी एससी मिनिस्टर के लिए यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिनमें टोटल जो है आपके 50 सेट चलाए जाएंगे और प्रत्येक सेट में जो आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न जो है आपके एसएसबी एससी मिनिस्टर में जो आपके पहले एग्जाम हुए उन पर आधारित ये सारे प्रश्न है। तो ये सभी प्रश्नों को यानी कि 40 प्रश्नों को टोटल आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कुल 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। टोटल जो है आपके यहाँ पर 50 सेट चलाए जाएंगे, जिनमें जो अभी तक एक सेट कराया जा चुका है। ये वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर जो है सेट नंबर 2 को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 55 छात्रों की कक्षा में 34 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है और पूरी कक्षा का औसत वजन 55.2 किलोग्राम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा के लड़कों का औसत वजन यानी कि बॉयज का एवरेज वेट कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बॉयज, यहाँ पर गर्ल्स यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या। यहाँ पर जो है क्या दिया गया है कि लड़कों की जो है लड़कियों की संख्या कितनी है, 34 है। यानी कि कुल छात्रों में से 34 क्या है, लड़कियां हैं यानी कि गर्ल्स है। और जो अगर टोटल जो है 55 छात्र हैं, उनमें से 34 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने रहे होंगे, तो 55 माइनस 34 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21 यानी कि 21 होगा। यानी कि कुल छात्रों में से 21 क्या रहे होंगे, लड़के रहे होंगे। और फिर जो है यहाँ पर दिया गया कि लड़कियों का औसत वजन कितना है, 51 किलोग्राम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लड़कियों का औसत वजन लिखेंगे यानी कि 51 किलोग्राम। लड़कों का हमें औसत वजन निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लड़कों का औसत वजन मान लेते कि अभी x है और ओवरऑल जो है कुल छात्रों का औसत वजन कितना दिया गया है, 55.2 किलोग्राम दिया गया है। यहाँ पर जो है मैं आपको एलिगेशन से इस एवरेज वाले क्वेश्चन को एलिगेशन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरेज से जो है ये आसान सा प्रश्न है, एवरेज से आप खुद से इसे बना सकते हैं। मैं वैसे बता दूंगा कि किस तरीके से एवरेज से बनाया जाएगा। वैसे यहाँ पर हम लोग एलिगेशन से बेहतर तरीका से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल जो है एवरेज वेट जो है कितना आ गया, 55.2 किलोग्राम। तो यहाँ पर एलिगेशन में क्या किया जाता है, क्रॉस डिफरेंस निकाला जाता है यानी कि क्रॉस का अंतर निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो है 21 में से 55.2 जाएगा तो डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, 55.2 में से कॉमन जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर से 4.2 आएगा यानी कि 4.2 आएगा। तो एक जब आपका यहाँ पर जो है एलिगेशन में जब एक आपका ये बीच वाला संख्या बड़ा हो जाता है तो अबर में कौन सी संख्या बड़ी होगी, अबर में ये x संख्या इससे बड़ी होगी। यानी कि इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें जो हमें ये करना होगा कि यहाँ पर जो है दिया गया है कि 21 जो है क्या है, लड़के हैं। तो 21 से ये कितना गुना है, 21 से जो है ये 4.2 कितना गुना है, तो 0.2 गुना है। क्योंकि 21 में 0.2 गुना करेंगे तो 4.2 आ जाता है। तो 34 में भी हम लोग क्या करेंगे, 0.2 गुना करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 34 दूनी 68 यानी कि 6.8 होगा। कितना होगा, 6.8 होगा। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आपका 6.8 आना चाहिए। तो ये 6.8 को क्या करेंगे, 55.2 में जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 55 अच्छे 61 है, एक आपका कितना हो जाता है 62 यानी कि 62। तो यहाँ पर से जो है लड़कों का औसत वजन कितना आ जाएगा, 62 यानी कि 62 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो ये जो अगर आप एलिगेशन से बनाना जानते हैं तो इस प्रश्न को आप एलिगेशन से आसानी से बना सकते हैं, वरना जो आपको एवरेज से तो आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे कि 55 छात्र दिए गए, टोटल कितने छात्र हैं, 55 छात्र हैं। 55 इंटू क्या कर देंगे, उसके औसत से गुना कर देंगे यानी कि 55.2 से गुना करेंगे। ये जो जितना आपका यहाँ पर आएगा उसको क्या करेंगे, इस लड़के का लड़कियाँ का जो है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 34 और उनका औसत वजन कितना है, 51 है। इसका जो आएगा गुना, यहाँ पर मान लीजिए गुना करके कुछ आया और यहाँ पर जो गुना करके आएगा इसको क्या करेंगे, इसका जो गुना करके आएगा इसके गुना से माइनस कर देंगे आप, फिर क्या करेंगे, लड़कों की संख्या से भाग कर देंगे। तो ये जो आपका एवरेज से आसानी से इसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एलिगेशन से बनाना चाहेंगे तो इतना आपको कैलकुलेशन यानी कि गुना नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एलिगेशन से ये प्रश्न को बेहतर तरीक़ा से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राशि जो है साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक वर्ष में 4,818 रुपये और 4 वर्ष में 6,072 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह राशि और ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो है 3 साल का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, फिर 1 साल का भी साधारण ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर ये क्या है 1 साल का अमाउंट यानी कि मिश्र धन है, ये आपका 4 साल का अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। तो अगर 1 साल का अमाउंट में से यानी कि 4 साल के अमाउंट में से अगर आप 1 साल का अमाउंट यानी कि मिश्र धन माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो क्या करेंगे 6,072 माइनस यानी कि 6,072 माइनस 4,818 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 4 12, यहाँ पर अगर 6 में से 1 गया तो 5, 8 2 10 और यहाँ पर आपका कितना हो गया 2, यानी कि 2254 क्या है ये जो है दोनों आपका जो है 2254 सॉरी यहाँ पर 1254, यहाँ पर आपका 1254 यानी कि दो यहाँ पर 3 साल का जो है सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर से आपका कितना आ गया तो 1254 रुपये आ गया। तो ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो अगर 3 साल से भाग कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा 1 साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल में बराबर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 18 तिया 54, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 418 रुपये। तो यहाँ पर अगर 1 साल का साधारण ब्याज 418 रुपये, तो अगर इस 1 साल के अमाउंट में से 1 साल का साधारण ब्याज माइनस कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। तो 4,818 में से 418 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4400 रुपये आएगा, यानी कि मूलधन आपका कितना आ गया 4400। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 4200 और 4500 है, यानी कि ए और बी में से सही हो सकता है कोई। तो प्रिंसिपल हमें पता चल गया, रेट अब हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पर जो 1 साल का साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल भी दिया गया है, तो 1 साल का साधारण ब्याज बटा प्रिंसिपल करेंगे और रेट हमेशा परसेंट में रहता है, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा रेट यानी कि दर निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 11 से आपका कट जाएगा तो काट लेंगे यहाँ पर से 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 अठी 88, यहाँ पर से 2, यहाँ पर से आपका 19, तो 19/2 आपका कितना हो जाएगा 9.5% आपका क्या हो जाएगा ये आपका रेट यानी कि दर होगा। तो इधर आपका जो है ये आपका मूलधन यानी कि आपका हो गया प्रिंसिपल और ये आपका रेट यानी कि दर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जो है ये दिए गए कि 2x + 5y का होल क्यूब माइनस 2x - 5y का होल क्यूब क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x को जो है यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए 2x को हम लोग क्या कर लेते हैं a मान लेते हैं और 5y को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। मैं यहाँ पर जो आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर जो है इस तरीके से कर रहा हूँ। तो 2x a 5y b, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया एक तरीके से a + b का होल क्यूब बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे a + b का होल क्यूब तोड़ देंगे। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है a + b का होल क्यूब का फार्मूला a³ + b³ प्लस आपका हो जाता है 3a² प्लस 3ab² होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, माइनस यहाँ भी 2x है तो a 5y है तो b, तो इसे भी क्या करेंगे a - b का अगर a - b का होल क्यू है तो a - b का होल क्यू तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a³ - b³ माइनस 3a² और माइनस माइनस प्लस 3ab² होगा। तो ये आपका फार्मूला में टूट गया। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो कटेगा काटेंगे, फिर क्या करेंगे ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है पहले क्या करेंगे हल कर लेते हैं। यहाँ पर a³ + b³ प्लस आपका यहाँ पर 3a² प्लस 3ab², यहाँ पर आप क्या करेंगे माइनस अंदर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -a³ माइनस माइनस प्लस b³ प्लस आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3a² प्लस आपका हो जाएगा 3ab²। तो प्लस a³ माइनस b³ क्या हो जाएगा सॉरी प्लस a³ माइनस a³ कट जाएगा। फिर आपका यहाँ पर प्लस 3a² और यहाँ पर तो दोनों में प्लस में सॉरी यहाँ पर आपका माइनस में होगा, ये आपका माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो प्लस 3a² और माइनस 3ab² 3ab² प्लस माइनस है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया b³ प्लस b³ यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2b³
प्लस आपका हो जाएगा 3 और 3 6, 6 आपका क्या हो जाएगा 6a² b हो जाएगा। अब क्या करेंगे a और b का वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो b हम लोगों ने किसे माना था 5y को माना था, तो 5y का क्यूब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 125y³ बी क्यू का मान हो जाएगा 125y³, तो 125 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, यानी कि 250y³ आपका होगा। प्लस ये जो हम लोगों ने किसे माना था 2x को माना था, तो a का वैल्यू अगर 2x रखते तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 4x², और b का वैल्यू जो आपका क्या था b का वैल्यू यहाँ पर आपका 5y था, यानी कि आपका क्या हो जाएगा b का वैल्यू 5y। तो अब क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20, 20 × 6 = 120, तो 120 x² होगा। तो ये आपका क्या होगा आंसर इतना आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 225y³ और 120 x²y, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा का जो है औसत वजन 36 किलोग्राम है। यदि 15 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र जो है कक्षा में शामिल होता है तो नया औसत वजन जो है क्या हो जाती है 33 किलोग्राम हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में अंत में जो है कुल कितने छात्र थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दिया गया है कि कक्षा में जो है पहले औसत वजन कितना था 36 किलोग्राम। तो औसत वजन में जो है यहाँ कितने की कमी आई है, तो औसत वजन में यहाँ पर जो है 3 किलोग्राम की कमी आई है। कितने किलोग्राम की 3 किलोग्राम की कमी आई है। और जो है नया छात्र जो है वजन कितना है 15 किलोग्राम है। तो औसत वजन से कितना कम उसका वजन है, तो 36 - 15 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 21 किलोग्राम। यानी कि जो नया छात्र शामिल हुआ है वो औसत वजन से 21 किलोग्राम कम है, 21 किलोग्राम कम है। और जब नया छात्र शामिल हो जाता है तो औसत में कमी होकर कितना किलोग्राम हो जाती है 33, यानी कि 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो अगर ये जो एवरेज वजन यानी कि टोटल जितना वजन कम हुआ है उसके औसत वजन में जितना कमी आया उससे भाग कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा कि अभी जो है नंबर ऑफ क्या निकल जाएंगे स्टूडेंट आपका निकल जाएगा। यहाँ पर से अगर हल करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे हल करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 3 × 7 = 21, यानी कि यहाँ पर से पता चल गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उस कक्षा में कितने हैं, तो 7 लड़के हैं या फिर 7 स्टूडेंट है, जो भी बोलिए आप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 मीटर भुजा वाले वर्गीय मैदान में एक भेड़ को एक कोने में 25 मीटर की लंबाई वाली रस्सी से बांधा गया है। भेड़ द्वारा चरा जा सकने वाले वर्गीय मैदान का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है चर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको जो है फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बोला क्या जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैदान कैसा एक वर्गीय आकार का मैदान है, यानी कि इस तरीके का क्या एक मैदान है। इसकी जो है भुजा की लंबाई यानी कि इसका जो है सभी साइड जो है कितना है 50 मीटर है, क्योंकि ये वर्ग यानी कि स्क्वायर है तो इसकी सभी भुजा यानी कि साइड की लंबाई बराबर होगी। फिर बोला गया कि किसी कोने पर, तो मान लेते इस कोने पर जो है एक रस्सी से एक गाय को बांध दिया गया, सॉरी गाय नहीं है भेड़ है, तो एक भेड़ को बांध दिया गया। तो यहाँ पर जो है उसकी जो है जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है 25 मीटर है। तो वो चढ़ेगा कितना, मान लीजिए इतना दूरी, ये जो है मैक्सिमम यहाँ तक ये जा सकता है। तो यहाँ से लेकर ये इतना भाग जो है क्या कर सकेगा चढ़ सकेगा। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई, इसकी जो है लंबाई कितनी हो जाएगी 25 मीटर, यानी कि ये जो है 25 मीटर की लंबाई तक चढ़ सकता है। तो ये इसका एरिया, ये जो एरिया है आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एरिया इतना भाग जो चढ़ेगा वो कुल एरिया का कितना प्रतिशत है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसका एरिया निकाल कर प्रतिशत वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे बगीचे का या फिर मैदान का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये कैसा आकार का है
तो वर्गाकार आकार का है, तो वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है भुजा कितनी है 50 मीटर है, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, यानी कि इस वर्गाकार मैदान का जो है एरिया कितना आ गया 2500। फिर जो है क्या करेंगे इसका एरिया निकालेंगे, तो ये जो है कैसा है, ये सर्कल का 1/4 भाग है, यानी कि क्वार्टरली एरिया है किसी की सर्किल का। तो यहाँ पर जो है पूरे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें पूरे एरिया का कितना एरिया चाहिए 1/4 भाग चाहिए, यानी कि 1/4 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इस जो है जितना भाग चढ़ता है वो भेर उतना एरिया निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे सारा, तो पाई 22/7 लिख सकते हैं। त्रिज्या कितनी दी गई है 25, तो 25 × 25 करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू क्या कर देंगे 1/4 करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे रेशियो से वैल्यू निकाल लेते पहले, ताकि जो है कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अंक छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इधर वाले आपका क्या था वर्ग का एरिया था, इधर आपका क्या था सर्कल का, यानी कि ये जो है हाफ नहीं यानी कि क्वार्टरली जो सर्कल है उसका एरिया था। तो पहले क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन रेशियो के हिसाब से कर लेते, जिससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर पहले काट लेंगे, तो 25 से यहाँ पर 100 बार में चला जाएगा, 25 से काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा, फिर आपका यहाँ पर जो है 11 बार में, फिर आपका यहाँ पर से 2 बार में चला गया। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 चौक 28, 28 दूनी आपका 56 रेशियो यहाँ पर कितना हो गया 11, यानी कि हमें क्या चाहिए तो 11, ये जो है 11 56 का कितना प्रतिशत है वही तो हमें चाहिए, यानी कि क्या करेंगे 11/56 × 100 करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले कट रहा है तो काट लेंगे, यहाँ पर 14 चौक 56, यहाँ पर आपका 25 बार में चला गया, 25 × 11 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25 × 11 आपका 275/14, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 14 1 आपका कितना बच गया 13, यानी कि 14 नमा यानी कि 19 पॉइंट समथिंग % आपका आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बाकी आपको आगे अगर चेक करना है तो चेक करके देख लीजिएगा, 19.625% ही आएगा, क्योंकि 19 के कोई भी नज़दीक नहीं है, तो नज़दीक यही है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल यानी कि जो है मल्टीपल जो है उसका कितना है दोनों संख्याओं का, यानी कि 2 अंकों की संख्या का मल्टीपल 18, सॉरी 2 संख्याएं नहीं है, एक ही संख्या उनका 2 अंक की संख्या है, एक अंक है उनकी सॉरी एक संख्या है उनके 2 अंक है और उन दोनों अंकों का गुणनफल 18 है। फिर बोला गया कि यदि हम संख्या में 63 जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या पिछली संख्या के अंकों की अदला बदली हो जाती है, यानी कि अगर मान लें कि कोई संख्या आपकी 34 थी तो अगर उसमें कुछ जोड़ा जाएगा तो कितना बन जाता है 43, यानी कि इस तरीके से नंबर बन जाता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए कि कौन सी वो संख्या। तो इस तरीके के प्रश्न को जो है सबसे बेहतर तरीका होता है कि बाई ऑप्शन से हम लोग बना ले। तो हम लोग क्या करेंगे पहले चेक करेंगे कि अगर जो संख्याएं दी गई है उनके अंकों का गुणनफल 18 है या नहीं। तो यहाँ पर 9 दूनी 18 है, 2 नमा 18 सही है, 3 छक 18 सही है, 6 तिया 18 सही है, यानी कि सभी जो है अंकों का गुणनफल 18 ही आ रहा है। अब चेक करके देखेंगे क्या इसमें जो है 92 में 63 जोड़ने पर क्या ये 92 का 29 बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये आपका 29 बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपका ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा, जोड़ने पर आपका 3 आ 2 5 9 6 15 155 आ जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए था 29 होना चाहिए था, यानी कि 92 का उल्टा 29 होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। बी में चेक करेंगे, इसमें 63 जोड़ के देखेंगे, 63 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 3 12 6 2 8 1 9, यानी कि 29 का उल्टा 92 हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। बाकी भी चेक करके देख लेते हैं। 36 में क्या करेंगे 63 जोड़ के देखेंगे तो कितना हो जाता है 6 3 9 6 3 9, यानी कि 99 हो रहा है। तो 36 का तो 63 होना चाहिए था, यानी कि सी नहीं हो सकता। इसमें भी क्या करेंगे 63 जोड़ेंगे तो ये तो आपका 100 से ऊपर हो जाएगा, यानी कि डी भी नहीं हो सकता। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप हमेशा बाई ऑप्शन बनाए कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैंक जो है अपने ग्राहकों को 10% चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। एक ग्राहक ने 2019 में 15,000 रुपये के साथ एक खाता खोला और 2020 में उन्होंने जो है फिर से 15,000 रुपये जमा किए,
तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2021 में उसके खातों में कितनी राशि होगी। तो यहाँ पर बोला गया कि 2019 में साल में कितना जमा किया था, 15,000 रुपये जमा किया था। और जो आपका ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। लेकिन फिर बोला गया कि उसने 2020 में फिर से 15,000 2020 में उसने जमा किया, कितना, 15,000 रुपये। तो ये तो आपका 2021 तक, यानी कि ये जो है कितने साल, 2019 से 2021 तक, यानी कि यहाँ पर आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्री मेथड से 15,000 का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो 15,000 का जो है 10%, क्योंकि दर यहाँ पर कितना है, 10%। तो यहाँ पर जो है कितने साल, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 15,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1500। 15,000 का 10% 1500। ये जो है पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। दूसरे साल में भी चक्रवृद्धि ब्याज 1500 ही मिलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी कि ये जो पिछला साल में 1500 ब्याज लगा था उस पर भी अब क्या लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा। तो 1500 का 10% कितना हो जाएगा, 150। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर पहले साल का, और इधर जो है 1500 प्लस 150 दूसरे साल का ब्याज हो गया। तो ये यहाँ पर 2 साल का ब्याज लगा। लेकिन ये जो 2020 में जमा किया था उस पर तो एक ही साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि ये भी जो है क्या हो जाता है, ये भी यहाँ पर जो है 1 साल में ही वापस ले लेता है। यानी कि यहाँ पर जो है 1 साल का ही ब्याज लगेगा। तो 15,000 का हम लोग क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। तो 15,000 का 10% कितना होगा, 1500 होगा। सभी को यहाँ पर क्या करेंगे, योग कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल अमाउंट निकल जाएगा कि उसे 2021 में कितना रुपये मिलेंगे। तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 15,000 यानी कि 30,000, कितना हज़ार, 30,000। इधर 15 तिया 4500, 4500 150, 4500 एक 4600 यानी कि 4650 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 34,650 रुपये आपका क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट यानी कि मिश्रधन होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 96 लीटर के एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 17:7 है। अल्कोहल और पानी के अनुपात को 2:1 बनाने के लिए कितना अतिरिक्त पानी मिलाने की आवश्यकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है टोटल जो यहाँ पर मिश्रण दिया गया है और कितना कितना अनुपात में जो है अल्कोहल और वाटर है वो भी दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर जो है मिश्रण का अनुपात में योग कितना हो जाएगा, तो 17:7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, यानी कि 24 यूनिट का वैल्यू जो है कितने लीटर के बराबर है, 96 लीटर के बराबर है। काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितने लीटर के बराबर है, तो 4 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अल्कोहल और वाटर का निश्चित मात्रा निकाल सकते हैं। तो अल्कोहल की मात्रा यहाँ पर यानी कि जो है अम्ल की मात्रा या फिर जो भी बोले शराब की मात्रा कितनी है, 17 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 लीटर है तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 चौक 68 लीटर होगा। फिर जो अगर पानी का मात्रा जो है 7 यूनिट है तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 लीटर है तो 7 यूनिट का वैल्यू 28 लीटर होगा। यहाँ पर अल्कोहल की मात्रा 68 लीटर और पानी की मात्रा 28 लीटर आ गई। लेकिन बोला गया कि उसे बाद में जो है क्या किया गया, उसमें जो है पानी मिलाया गया। तो अनुपात कितना हो जाता है, अब अल्कोहल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन में ये साफ बोला जा रहा है कि पानी में वृद्धि की गई है, ना कि अल्कोहल यानी कि शराब में वृद्धि की गई है। यानी कि पहले अगर शराब 68 लीटर थी तो अब भी शराब 68 लीटर ही है। यानी कि इस 2 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 68 लीटर के बराबर है। इस 2 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 68 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, तो 68 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 34 लीटर आएगा। अगर 2 यूनिट का वैल्यू 68 लीटर के बराबर है तो 1 यूनिट का वैल्यू 64 लीटर होगा। तो अगर इसका 1 यूनिट का वैल्यू 34 लीटर आया तो यहाँ पर इसका 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 34 लीटर। तो पहले पानी कितना था, 28 लीटर। अब कितना हो गया पानी मिलाने के बाद, 34 लीटर। तो कितना लीटर पानी मिलाया गया, तो 28 से 34 हो गया, यानी कि 6 लीटर उसमें पानी मिलाया गया है। कितने लीटर, 6 लीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि बेलन की त्रिज्या को 25% बढ़ाया जाता है
और बेलन की ऊंचाई को 20% घटाया जाता है। तो बेलन के आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि या कमी और बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी के बीच का अंतर कितना है। तो हमें तो पहले निकालना होगा कि आयतन में वृद्धि या फिर कमी कितनी हुई है, फिर निकालना होगा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया में वृद्धि या फिर कमी कितनी हुई है, फिर दोनों का हमें अंतर निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आयतन का निकाल लेते हैं कि क्या वृद्धि या फिर कमी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन के आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है। तो आयतन यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। तो फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूला जब तक आपको मेंसुरेशन में नहीं पता होगा आप कोई भी मेंसुरेशन के प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो परसेंट दिया गया उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है इस मैथ को रेशियो से बनाने की कोशिश करेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4 यानी कि 1/4 होगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 20% को फिर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5 यानी कि 1/5 होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि उसके त्रिज्या में क्या हुआ, त्रिज्या में 25% यानी कि 1/4 की वृद्धि हुआ। यानी कि यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर उसकी त्रिज्या पहले 4 यूनिट थी तो उसमें 1 यूनिट की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी कि पहले उसकी त्रिज्या अगर 4 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। ये जो है त्रिज्या वृद्धि का अनुपात है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि जब जो है वृद्धि किया जाएगा तो ये पाई का कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि पाई हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो आपका डिफरेंस आएगा वो आपकी त्रिज्या और ऊंचाई के आधार पर आएगी। तो रेशियो भी हम लोग त्रिज्या और सिर्फ ऊंचाई का यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो है त्रिज्या कितने बार है, 2 बार है। तो ये रेशियो को 4:5 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि r² है। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर बोला गया कि ऊंचाई में 20% की कमी यानी कि 1/5 की कमी हुई। यानी कि यहाँ पर पता चला कि 5 यूनिट की ऊंचाई में 1 यूनिट की कमी आई। 5 यूनिट की ऊंचाई में 1 यूनिट की कमी आई, यानी कि ऊंचाई अब कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। तो इधर गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इनिशियल आपका जो है निकल जाएगा कि पहले जो है कितना वॉल्यूम का अनुपात निकल जाएगा, ये आपका फाइनल वॉल्यूम का अनुपात निकल जाएगा। तो हल करेंगे, अगर क्रॉस जो भी कट रहा है, क्रॉस में देखना है कि जो भी कटेगा काट लेंगे। 4 क्रॉस में कट रहा है काट देंगे, 5 कट रहा है काट देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, इनिशियल रेशियो आपका 4 यूनिट और फाइनल रेशियो आपका 5 यूनिट आ जाएगा वॉल्यूम का। यानी कि यहाँ पर पता चल रहा है कि जो है वॉल्यूम में 4 यूनिट से कितना हो गया वॉल्यूम, यानी कि आयतन 5 यूनिट हो गया। यानी कि वृद्धि कितने की हुई, 1 यूनिट की वृद्धि हुआ और वृद्धि किस में हुई, 4 यूनिट में। तो 1/4% में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रतिशत वृद्धि कितना आ गया, 25%। यानी कि हमें आयतन में पता चल गया कि कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। अब हमें क्या देखना होगा, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में देखना होगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वृद्धि हुआ, ये ध्यान रखना, यहाँ पर वृद्धि हुआ है। फिर देखेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया का सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला क्या हो जाता है आपका 2πRH होता है। क्या होता है, 2πRH होता है। तो 2πRH में पहले वाले में भी 2π कांस्टेंट रहा होगा और बाद वाले में भी कांस्टेंट ही रहेगा। जो भी आपकी फर्क पड़ेगी त्रिज्या और ऊंचाई पर ही फर्क पड़ेगी। यानी कि इसी पर हमें क्या करना होगा, वृद्धि या फिर कमी प्रतिशत निकालनी होगी। तो त्रिज्या क्या हुआ था, 4 यूनिट से 5 यूनिट हो गई थी, यानी कि 4:5 हो गया था। ऊंचाई में क्या हुआ था, 5:4 हो गया था, क्योंकि 5 यूनिट की ऊंचाई 1 यूनिट की कमी यानी कि 4 यूनिट हो गई थी। तो यहाँ पर कितनी हो गई थी, 5:4 हो गई थी। तो ये इधर आपका क्या था, गुना करेंगे तो इनिशियल रेशियो यानी कि इनिशियल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आपका फाइनल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। क्रॉस देख लेंगे, कट रहा है तो काट देंगे, 4 से 4 चला गया, 5 से 5 चला गया। यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ गया, 1:1 आ गया। यानी कि पहले जितनी जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल थी अब भी कितनी है, उतनी ही है। यानी कि अगर पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1 यूनिट था तो अब भी 1 यूनिट ही है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कोई भी वृद्धि या फिर कमी नहीं हुई है। यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि 0% की वृद्धि या फिर कमी हुई है। तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर चाहिए। तो 25 - 0% करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25% यानी कि 25% ही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो सिंपल सा प्रश्न है, सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। रेशियो से बनाएंगे तो आप काफ़ी आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि इन दो दिनों को मिलाकर 15 फरवरी 2020 से 23 मई 2020 के बीच कितने दिन होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, दिनों को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जो है 15 फरवरी से जो आपके क्या हो जाते हैं, दिन यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो 15 फरवरी 2020 है, तो 2020 में जो है फरवरी में कितने के दिन आएंगे, तो 29 के दिन रहेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो 29 का दिन का फरवरी आएगा। तो यहाँ पर आपके टोटल कितने दिन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके 15 दिन हो जाएंगे, यानी कि फरवरी में 15 दिन है, मार्च आपके 31 दिन के होते हैं, अप्रैल आपका 30 दिन का, मई में क्या है आपके 23 दिन है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 23 जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा टोटल दिन। टोटल जो है टोटल आपका यहाँ पर से आ जाएगा जोड़ने पर 5 1 6 6 3 9, फिर यहाँ पर 3 3 6 2 8, इतना आपका कितना आ गया, 99 दिन आ गया। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि 15 फरवरी से 23 मई 2020 के बीच जो है कितने दिन है, यानी कि ये भी दिन हमें लेना है, 15 फरवरी और 23 मई भी हमें लेना है। तो आपको गलती नहीं करना है, ये दोनों दिन इसमें आपका आएगा, यानी कि टोटल 99 दिन होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि शुभम जो है एक कार को 60,000 रुपये के बजाय 55,000 रुपये में जो है बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत 5% बढ़ जाता है, तो कार का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि जितना जो है यहाँ पर कम में बेच रहा है वो असल में क्या है, हानि प्रतिशत के बराबर है। जितना यहाँ पर कम मूल्य में बेच रहा है, ये जितने कम रुपये में बेचा जा रहा है वो असल में आपके हानि प्रतिशत के बराबर है। तो कितने कम रुपये में बेचा जा रहा है, 60,000 की जगह 55,000 में बेच रहा है, यानी कि 5,000 कम में बेच रहा है, जो कि कितने के बराबर है, 5% के हानि के बराबर है। तो यहाँ पर से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो अगर 1% का वैल्यू 1,000 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000 इंटू 100 करेंगे, यानी कि 1 पर 5 शून्य, तो कितना हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य, 1,00,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर दिया गया है ये जो है 4x + 1 का वैल्यू क्या होगा और x का वैल्यू हमें किस तरीके से निकलेगा, ये जो है सारा हल करने पर आपका वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर जो है क्या करना होगा, हमें सबसे पहले x का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जब किस तरीके से दिया गया, मैं पहले नीचे यहाँ पर इस तरीके से लिख ले रहा हूँ, 1/14 + 1/20 + 1/30 दिया गया +1/42 प्लस इस तरीके से लेकर 1/ आपका क्या दिया गया, 182 दिया गया। तो यहाँ पर जो है 1/14 को अभी हम लोगों को क्या करना है, साइड करके रखना है, इससे अभी नहीं कोई मतलब। हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 20 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 20 को हम लोग 4 × 5 में तोड़ सकते हैं। 30 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 5 × 6 में तोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका एक तरीके का मैथ होता है जो कि आपके एपी में होते हैं। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो एपी में आपको जो है इस तरीके का मैथ बताया जाता है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, हल करेंगे 1/14 प्लस यहाँ पर जो है इसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/4 1/20 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/4 - 1/5। और यहाँ पर क्या करते हैं, 1/ ये जो दोनों का डिफरेंस होता है, यानी कि ये जो दोनों का अंकों का डिफरेंस है वो क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 4 और 5 का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि 1/1 आएगा। लेकिन अगर डिफरेंस ज़्यादा रहता तो अगर 2 रहता तो 2 लिखते, 3 रहता तो 3 लिखते। जो डिफरेंस आपका रहेगा वो यहाँ पर लिखाता है। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से हल करेंगे। 30 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 - 1/6 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 42 को 1/6 - 1/7 लिख सकते हैं। प्लस उसी तरीके से आपका जो है 1/82 को अगर तोड़ेंगे तो आपका हो जाता है यहाँ पर 13 चौक 52, यानी कि 13 × 14 यहाँ पर तोड़ सकते हैं, क्योंकि 13 × 14 करेंगे तो 182 आपका आ जाता है। तो 1/13 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 1/14 होगा।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हल करेंगे। ये आपका -1/5 प्लस 1/5 -1/6 प्लस 1/6, ये -1/7 आगे जो आएगा वो क्या रहेगा, असल में प्लस 1/7 रहेगा, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर अगर -1/13 है तो इसके पहले क्या आया होगा, -1/13 आया होगा, जो कि कट जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर से, आपका यहाँ पर से तो बच गया, इधर आपका क्या हो गया 1/14 प्लस यहाँ पर आपका क्या बच गया 1/4, फिर इधर आपका क्या बच गया -1/14 बच गया। तो प्लस 1/14 -1/14 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यक्स बराबर आपका वैल्यू यहाँ पर से क्या बच गया 1/4 आपका यक्स का वैल्यू बच गया। तो यक्स का वैल्यू हमें आ गया। तो हमें क्या निकालना है, 4x + 1 का वैल्यू निकालना है। तो यक्स का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए 4x + 1 यानी कि 4, यक्स का वैल्यू कितना है 1/4 प्लस 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 से 4 चला गया, 1 + 1 यानी कि 2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, कितना आएगा 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक संख्या में क्रमशः 16.66%, 14 ये जो है क्या दिया गया प्रतिशत में वैल्यू दिया गया, और ये जो है चारों प्रतिशत में क्या किया गया, पहले उस संख्या में वृद्धि की गई है, फिर और जो है इसके बाद क्रमशः ये जो है इतने इतने प्रतिशत की क्या की गई है, कमी की गई है उसी संख्या में। पहले जो है इतना इतने प्रतिशत की पहले वृद्धि की गई, फिर यहाँ पर जो है 4% में जो है क्या की गई, कमी की गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या में कुल कितना परिवर्तन आएगा, यानी कि 4 बार वृद्धि और 4 बार कमी करने के बाद आपकी क्या उस संख्या में परिवर्तन आएगी। तो इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, परसेंट को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इस तरीके का प्रश्न जब तक आप परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे आप इसे हल ही नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज कीजिए। तो 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6। 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/7। 9.09 का कितना होता है 1/11 होता है। 11.11% का कितना होता है 1/9 होता है। तो ये सारा फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना होता है। 1 से लेकर 25 तक का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट, यानी कि परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू आप याद रखिएगा 1 से लेकर 25 तक। यहाँ पर जो है सारे 12% का जो है कितना होता है 1/8 होता है। 8.33% का कितना होता है 1/12 होता है। 14.28 का कितना होता है 1/7 होता है। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हल करेंगे इसे। तो सबसे पहले क्या किया गया, संख्या में पहले में वृद्धि की जा रही है, यानी कि 6 यूनिट से कितना हो गया संख्या 7 यूनिट हो गया, यानी कि 6 से 7 अनुपात हो गया। फिर 7 यूनिट से 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, यानी कि कितना हो गया 8 यूनिट हो गया। फिर 11 यूनिट से 1 यूनिट की वृद्धि, यानी कि 12 यूनिट हो गया। फिर आपकी 9 यूनिट से 1 यूनिट वृद्धि, यानी कि कितनी हो गई 10 यूनिट हो गई। अब यहाँ पर तो यहाँ तक वृद्धि थी, अब क्या हो रही है कमी हो रही है, यानी कि 8 यूनिट से 1 यूनिट की कमी आई, यानी कि कितनी हो गई 9 यूनिट। 12 यूनिट से 1 यूनिट की कमी आई, यानी कि कितनी हो गई 11 यूनिट। 7 यूनिट से कमी आई, कितनी हो गई 6 यूनिट। और 10 यूनिट से कमी आई, यानी कि कितनी हो गई 9 यूनिट हो गए। तो इधर सारा हल करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, इनिशियल का जो है इनिशियल संख्या निकलेगी, और ये जो आपका फाइनल वो संख्या का मान निकलेगा गुना करने पर। तो यहाँ पर आप देख लेते क्रॉस में आप देखते जाएंगे कि जो भी कटेगी उसे क्या करेंगे हम लोग काट लेंगे। 6 यहाँ पर है, 6 आपका यहाँ पर भी क्रॉस में है तो क्रॉस क्रॉस कट गया। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, क्रॉस क्रॉस कट गया। 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, हमेशा क्रॉस क्रॉस देखना। तो 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, कट जाएगा। 7 है, 7 आपका 7 तो पहले ही जा चुका है, तो आपका 7 तो एक बार और आना चाहिए था आपका यहाँ पर कहीं पर। 7 यहाँ पर 8 से सॉरी यहाँ पर आपकी जो है यहाँ पर ये 8 से 9 यूनिट, ये आपकी 7 है, ये आपकी यहाँ पर 7 ही, क्योंकि ये कमी वाली है, ये आपकी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि 8 यूनिट से 1 यूनिट की कमी आई थी, यानी कि 8 से यहाँ पर 7 होगा ना कि 9 यूनिट होगा। तो ये जो है 7 से 7 चला गया। फिर आपकी यहाँ पर से 11 से 11 कट गई, 9 से 9 क्रॉस कट गई, 10 से 10 कट गया, 12 से 12 कट गया, यानी कि कोई भी संख्या नहीं बची, यानी कि कट के क्या बन गई 1:1 बन गई। यानी कि पहले वह संख्या का जो है पहले वो संख्या का जितना मान था, जितना वैल्यू था, अभी भी वह संख्या का उतना ही वैल्यू है, यानी कि कोई भी परिवर्तन संख्या में नहीं आया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मार्क का हमें वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क का हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हल कर लेंगे। 12.5% का वैल्यू मैंने अभी फ्रैक्शन में क्या बताया है, इतना का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू बताया 1/8। 8 से 64 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में, यानी कि 8 वैल्यू आ गया। प्लस 0.25 इंटू 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 आएगा, बराबर यक्स का मतलब गुना होता है 14.28% का। मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि इतना परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है, यानी कि 1/7। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1/7। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 1 9 9 7 कितना हो जाएगा, 63, यानी कि 63 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 है, तो ऐसी जो है संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि HCF यानी कि महत्तम समावर्तक को किससे डिनोट करते हैं, H से, यानी कि H का वैल्यू कितना दिया गया, 15, और LCM को, सॉरी LCM नहीं है, गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो अगर दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं को हम लोग जो है किस तरीके से, जब HCF और LCM में हमें डिनोट करना होता है तो संख्या को हम लोग HX से एक संख्या डिनोट करते हैं, दूसरी संख्या को HY से डिनोट करते हैं। इस तरीके से जो है क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर से आपके क्या आ गए कि एक संख्या क्या है, HX है, एक संख्या HY है। तो H का वैल्यू कितना है, 15 है, यानी कि 15x इंटू 15y, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6300। तो हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, दोनों संख्याओं का कोप्राइम फैक्टर निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से, तो आपका कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 15 दूनी 30, यानी कि 420। 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 8 120, यानी कि दोनों संख्याओं का कोप्राइम फैक्टर का गुणज यहाँ पर से कितना आ गया, 28, यानी कि 28 आएगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दोनों संख्याओं का संभव जोड़ा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक्स वाई का जो वैल्यू आया है उसे हम लोग क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणज निकालेंगे, यानी कि दोनों संख्याओं का ऐसा नंबर निकालेंगे कि उसका गुणज 28 होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, दोनों संख्याओं आपस में कोप्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो 28 को 1 और 28 भी लिख सकते हैं, यानी कि x का मान 1, y का मान 28, एक दूसरे में कोप्राइम भी है। फिर जो है इसे हम लोग 2 और 28 भी मान सकते, 2 और 14 दूनी 28 होता है, क्योंकि 2 और 14 भी मान सकते, लेकिन यहाँ पर ये आपका नहीं हो सकता। 14 दूनी ये 28 तो हो रहा है, 14 दूनी 28 ये तो हो रहा है, लेकिन ये दोनों संख्या कोप्राइम नहीं है, क्योंकि ये 2 है, यहाँ 14, यानी कि दोनों संख्याओं में क्या दिख रहे हैं, 2 कॉमन हमें दिख रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए कि कोई दोनों संख्याओं में कोई भी आपस में संख्या दोनों का कॉमन कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं हो सकता। फिर आगे चेक करेंगे तो एक आपका 4 7 28 भी होता है, यानी कि 4 7 हो जाएगा। तो ये दोनों संख्या भी आपस में क्या है, कोप्राइम है। फिर वापस देखेंगे तो 7 चौक 28, यानी कि अब ये जो है उल्टा ही चलता चला जाएगा। तो उल्टा नहीं, क्योंकि संख्या में निकालना है तो उल्टा नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर से जो आपकी कितने संख्या बन सकते हैं, एक तो ये आपका यहाँ पर से संख्या बन जाएगा, एक आपका यहाँ पर से ये संख्या बन जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 2 संख्या बनेंगे। कितने संख्या बनेंगे, 2 संख्या आपके ये और ये नीचे वाले, यानी कि 2 नंबर बनेंगे, 2 संख्या। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि शब्द डिजाइन के अक्षरों से कितने शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, इस प्रकार की दोनों स्वर जो है शब्दों के दोनों छोर पर हो, ये आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया है, यहाँ पर खास तौर पर बोला गया है कि जो शब्द का शुरुआत होगा और जो अंत होगा वो आपका स्वर यानी कि वॉवेल से शुरुआत होगा और अंत भी होगा। तो यहाँ पर जो है स्वर की संख्या इसमें कितने, एक तो आपका आई जो है यहाँ पर वॉवेल यानी कि स्वर है, एक आपका ई जो है वॉवेल यानी कि स्वर है। तो यहाँ पर जो है टोटल कांस्टेंट नंबर कितने हो गए, तो यहाँ पर जो है पहले टोटल नंबर कितने हैं, 6 है। 6 में से क्या है, 2 वॉवेल है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 6 - 2 का फैक्टोरियल, यानी कि कांस्टेंट जो है आपके अक्षरों का ये आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। इनटू क्या करेंगे, जो वॉवेल है उसके फैक्टोरियल से गुना कर देंगे। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा,
उतने ही शब्दों का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने वोवेल है, 2 वोवेल है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वोवेल के 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 वोवेल है तो 2 फैक्टोरियल से गुना कर देंगे। हल करेंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 - 2 करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पर से 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आ जाता है। अगर आपको फैक्टोरियल तोड़ने के लिए नहीं आता तो इस तरीके से तोड़ा जाता है, जैसे कि 4 × 3 × 2 × 1। उसी तरीके से 2 का फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 2 × 1। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 12 दूनी 24 इंटू 2 × 1 तो 2, 24 दुनिया आपका कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48 होगा। यानी कि इस डिजाइन से अगर वोवेल का इस्तेमाल अंत और शुरुआत में किया जाएगा तो ऐसे 48 शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है 5 पे पावर 71 प्लस 5 पे पावर 72 प्लस 5 पे पावर 73 को पूरी तरीके से विभाज्य करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 5 पे पावर को 71 का क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 5 पे पावर 71 यानी कि 71 कॉमन लेंगे तो आपका अंदर में कितना बचेगा 1, प्लस आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर 71 कॉमन ले लिए, यहाँ पर तो 71 कॉमन ले लिए तो अंदर में 1 बचा। यहाँ पर 72 में से 5 पे पावर 71 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो 5 पे पावर 1 बचेगा, यानी कि 5 पे पावर 1 यानी कि 5। 5 पे पावर 73 में से 5 पे पावर 71 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 5 पे पावर 2 बचेगा, यानी कि 5 बचे आपका कितना बचेगा 25 बचेगा। क्या करेंगे, अंदर वाले को जोड़ देंगे, 5 पे पावर 71 इंटू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 5 30 है 1 31 हो गया। लेकिन 31 से तो ये संख्या विभाज्य है, लेकिन 31 का यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 5 1 जो 5 है वो इसमें गुना कर देंगे, यानी कि इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 5 पे पावर 70। एक हम लोगों ने क्या किया, इससे 5 निकाल लिया और उस 5 को क्या करेंगे 31 में गुना कर देंगे। तो 31 में गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 5 तिया 15, यानी कि हमें ऑप्शन से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो कौन सी संख्या से होगी, यहाँ पर 155 आया है तो वही संख्या है, यही जो 155 है वही संख्या है जो कि इस पूरे संख्या को पूर्णतः विभाज्य करेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में अगर 31 दिया हुआ रहता तो 31 पहले आपका सही आंसर होता, ये ध्यान रखना है। अगर आपका 31 दिया हुआ रहता तो आपका 31 पहले आंसर होता, लेकिन 31 नहीं दिया गया तो 5 इसमें से कॉमन लेंगे तो 155। अगर 155 भी नहीं होता तो क्या करते, फिर से एक 5 कॉमन लेते गुना करते तो वो आपका रहता, फिर नहीं रहता तो फिर कॉमन, फिर नहीं रहता तो फिर 5 गुना करते, कोई ना कोई आपका आंसर जो है आपका ऑप्शन में रहता ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है 1200 रुपये की दर से 40 हैंड बैग सैनिटाइजर जो है खरीदता है, वह 60% लाभ पर सैनिटाइजर का आधा हिस्सा बेचता है और 20% की हानि पर 1/4 सैनिटाइजर को बेचता है और 30% की हानि पर शेष को बेचता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 40 हैंड सैनिटाइजर को कुल कितना विक्रय मूल्य ज्ञात करेगा, यानी कि अगर वो 40 सैनिटाइजर को बेचा तो वो टोटल कितने रुपये में बेचा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस प्रश्न को जो है रुपये पर से ही हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो है नंबर ऑफ हैंड सैनिटाइजर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है बोला गया है कि टोटल जो है हैंड सैनिटाइजर को खरीदने में 1200 रुपये लगते हैं। 1200 रुपये का सामान का आधा हिस्सा, तो 1200 का आधा हिस्सा कितना हो जाएगा 600। इस 600 रुपये के सामान को कितने के लाभ में बेचा, तो 60% के लाभ में बेचा। तो 600 रुपये का 60% कितना हो जाएगा 360 रुपये होगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है 600 रुपये के सामान को 360 रुपये के लाभ पर बेचा। क्या है ये लाभ है, यानी कि प्लस का साइन यहाँ पर दे देते हैं, ये 360 रुपये का लाभ है। फिर बोला कि 1200 रुपये का 1/4, तो 1200 रुपये का 1/4 कितना हो जाएगा 300 रुपया। यानी कि इस 300 रुपये के सामान को कैसे बेचा, 30% के हानि पर बेचा, यानी कि 30% लॉस पर बेचा। तो 30% का 300 रुपये का 30% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 90 रुपया होगा। यानी कि 300 रुपये के सामान को बाकी जो है 300 रुपये के हैंड सैनिटाइजर को 90 रुपया हानि पर बेचा। अब जो है 600 का यहाँ पर बेच दिया, 300 का यहाँ पर बचा कितना, टोटल 1200 था तो बचा कितना 300 रुपये का सामान बचा। उसे भी क्या करता है, उसे फिर से
सॉरी, यहाँ पर जो है आपका ये पहले जो है 20% है, ये दूसरे वाले में यहाँ पर आपका 30% था, यहाँ पर आपका कितना था 20% था। तो यहाँ पर जो है दोनों रुपये बराबर है तो कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पर 30% निकाल लिए तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेते 20% निकाल लेते। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो है 1/4 में पहले बोला गया था 20% हानि, तो ये आपको ध्यान रखना है, और बाद में 30% हानि बोला गया था। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है मेरे द्वारा, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर सेम है तो आपका वैल्यू उतना ही आएगा। यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग जो है यहाँ पर से 20% का यहाँ पर से हानि निकाल लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 300 का 20% हानि यहाँ पर से आपका हो जाएगा 60 रुपये। 300 का 20% कितना हो जाता है 60 रुपये, यानी कि यहाँ पर से आपका कितना हो रहा है 60 रुपये का हानि हो रहा है। तो यहाँ पर 360 का लाभ हो रहा था, यहाँ 90 का हानि, यहाँ 60 का हानि, तो टोटल जो है कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 90 और 60 150 का हानि हो रहा है। तो क्या करेंगे 360 में 150 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 360 में 150 माइनस करेंगे तो आपका 150 15 6 21, यानी कि 210 रुपये का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, कितने में 1200 रुपये के सम्मान में। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 1410 रुपया होगा, यानी कि टोटल सैनिटाइजर को 1410 रुपये में बेचा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समावर्तक 8 है, तब उनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आपका दोनों संख्याओं का अनुपात में वैल्यू दिया हुआ रहे, महत्तम यानी कि एचसीएफ दिया हुआ रहे, और आपसे क्या पूछे एलसीएम यानी कि लघुत्तम पूछे, तो करना कुछ नहीं होता, जो एचसीएफ है उन दोनों संख्याओं का यूनिट से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 × 3 इंटू क्या कर देंगे 4 करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से एलसीएम, तो आपका आ जाएगा 8 या 24, 24 चौक कितना हो जाएगा 96, यानी कि 96 होगा। तो ये आपका क्या आ गया, दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके के प्रश्न में ध्यान रखना है, जब भी दोनों संख्याओं का अनुपात और महत्तम दिया हुआ रहे, एलसीएम पूछे तो करना कुछ नहीं है, सभी अंकों का गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक बेकरी जो है 48 रुपये प्रति पीस के मूल्य पर पेस्ट्री बेचती है। अगले महीने बेकरी ने पेस्ट्री का मूल्य कम कर दिया, इसके कारण पेस्ट्री की बिक्री जो है 5:8 के अनुपात में बढ़ जाती है। यदि पेस्ट्री से बेकरी की कमाई जो है 4:5 कमाई जो है 4:5 के अनुपात में जो है बढ़ती है, तो पेस्ट्री का मूल्य जो है कितना कम हो गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि इसकी जो है पहले जो है पेस्ट्री कितना बेच रहा था 5, अब कितना बेच रहा 8। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि असल में वह 5 जो है क्या कर रहा था, पहले बेच रहा था 5 जो आपका पेस्ट्री बेच रहा था, बाद में 8 बेचने लगा। यानी कि अगर पहले 48 रुपये प्रति पीस पेस्ट्री बेच रहा था, तो 5 पेस्ट्री का कुल मूल्य निकालने के लिए क्या कर देंगे 48 × 5 करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर मान लेते कि उसने जो है बेचा कितने में, मान लेते कि 100 रुपये में उसने बेचना शुरू कर दिया, और कितने पेस्ट्री फिर बाद में बेचे 8 पेस्ट्री बेचे। तो ये जो है पहले वाले मूल्य जो कमा रहा था ये बाद वाला मूल्य है, और दोनों का अनुपात में यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है 4:5, यानी कि 4/5 होगा। तो यहाँ पर हल करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा यक्स का वैल्यू निकलेगा। तो फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे कि उसमें जो है कितने रुपये की कमी की गई है वो हम लोग निकाल लेंगे फिर बाद में। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 4 से काटेंगे, पहले 8 से काट लेते, तो 8 × 6 = 48, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यक्स बराबर आपका यहाँ पर से वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5 × 5 = 25, तिया 75/2 आएगा। 75/2 यानी कि 37%, यानी कि उसने जो है पेस्ट्री को कितने रुपये के दाम में जो है बेचना शुरू कर दिया, तो 37 रुपये के दाम से बेचना शुरू कर दिया। पहले कितना बेचता था 48 रुपये में बेचता था, तो 48 माने 37.5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका 5 और 10, यानी कि 10.5 रुपये की क्या कर दिया गया प्रति पेस्ट्री में कमी कर दी गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में जो है 90 छात्र हैं, कक्षा में लड़कियां जो है 35 के बराबर है और शेष छात्र जो है क्या है लड़के हैं। फिर बोला गया कि कुल छात्रों में से 10 जो है अमीर छात्र है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग लिखते हुए चलते, टोटल जो है पहले जो है टोटल ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 90 हैं,
तो ये आपके क्या है, टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट यहाँ पर ये आपके। फिर बोला गया कि कक्षा में जो है 35 क्या है, लड़कियाँ हैं, यानी कि 35 क्या है, गर्ल्स है, 35 आपके गर्ल्स है। तो टोटल स्टूडेंट 90 है, 35 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 55। तो 55 आपके क्या हो जाएंगे, लड़के यानी कि बॉयज, बॉयज ही आपके हो गए। फिर बोला गया कि कुल छात्रों में से 10 क्या है, अमीर है, यानी कि 10 छात्र ऐसे हैं जो कि क्या है, रीच है, क्या है, रीच है, जबकि क्या है, शेष गरीब है, यानी कि टोटल छात्र कितने हैं, 90, उनमें से 10 जो है अमीर है, बाकी जो 80 वो क्या है, पुअर है, बाकी 80 क्या है, पुअर है, ये 10 क्या है, रीच है। फिर आपसे बोला गया बाद में कि कुल में से 25 जो है एशियाई है, टोटल स्टूडेंट में से 25 जो है क्या है, एशियाई है, यानी कि एशियन स्टूडेंट है, एशियन स्टूडेंट, जबकि जो है बाकी जो बचे वो क्या है, गैर एशियाई, यानी कि गैर एशियाई आपके कितने हैं, 55, 55 जो है 5 2 7 1 8 सॉरी 55 नहीं 65, 65 जो है क्या है, नॉन एशियन है, नॉन एशियन है, नॉन एशियन छात्र है। तो आपसे अब पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक गैर एशियाई गरीब लड़के के चयन की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक गैर एशियाई होनी चाहिए, तो गैर एशियाई जो है कितने छात्र हैं, 65 है, कुल कितने में से, कुल 90 में से। फिर जो है गरीब कितने हैं, गरीब 80 छात्र हैं, कुल कितने में से, 90 में से। फिर क्या बोले, लड़के, लड़के होने चाहिए, तो लड़के कितने हैं, 55 है, कुल कितने में से, 90 में से। क्या करेंगे अब, गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 0 0 चला गया, यहाँ पर से आपका 13 25 65, यहाँ पर फिर आपका कितना हो जाएगा, 18 25 90, कितना हो जाएगा, 18 25 90। फिर आपका यहाँ पर से 11 25 55, फिर आपका कितना हो जाएगा, 18 25 90। यहाँ पर से काटेंगे तो ये आपका पहले 4 बार में, यहाँ पर 9 बार में, यहाँ पर आपका 2 बार में, यहाँ पर आपका 9 बार में। तो आपका ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 इंटू 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 260, और 26 यानी कि 286 बट्टा नीचे कितना आ जाएगा, 9 9 81 9 729 होगा। यानी कि ये जो आपका क्या है, एक गैर एशियाई गरीब लड़के की चयन होने की प्रायिकता ये आपकी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सचिन ने समान मात्रा के चावल की 2 किस्म 100 रुपये प्रति किलोग्राम और 150 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदी। उन्होंने उन्हें जो है मिश्रित यानी कि मिलाया और मिश्रण को 120 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन में खास तौर पर बोला गया है कि सचिन ने जो दोनों रुपये अलग अलग मात्रा, अलग अलग जो चावल खरीदी गई है, दोनों समान मात्रा यानी कि समान वजन में खरीदा गया। तो यहाँ पर जो हम लोग खुद से मान लेते कि 100 रुपये केजी वाले चावल जो है इसे जो है 1 केजी खरीदा, और जो 150 केजी वाले चावल है इसे भी उसने क्या किया, 1 केजी खरीदा। तो टोटल जो है चावल खरीदने में कितना रुपया खर्च किया गया, 100 रुपया 150 रुपया यानी कि 250 रुपया खर्च किया गया। कितने चावल खरीदने में, 2 केजी चावल खरीदने में। तो 1 केजी का चावल यहाँ पर औसत मूल्य कितना आ जाएगा, जो कि खरीदने का औसत मूल्य यानी कि सीपी 1 केजी चावल का कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 125 रुपया पर केजी आ जाएगा। यानी कि 125 रुपया पर केजी वाले चावल को 120 रुपया पर केजी चावल के हिसाब से बेच दिया। तो यहाँ कम में बेच रहा है, यानी कि 120 का सामान 125 का सामान 120 में बेच रहा। तो यहाँ पर हानि कितने का हो रहा है, 5 रुपये का हानि हो रहा है। और लॉस प्रतिशत या फिर प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है, 125 रुपये %, में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 25 बार में चला जाएगा, और 25 से काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका लॉस, हानि प्रतिशत आपका कितना आ गया, 4%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपका पूर्णांक में वैल्यू है इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में इसे चेंज करेंगे। तो आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, 13 25 65 1 66/5, कितना हो जाएगा 66/5।
और ये जो 5 5 है 20 है, यहाँ पर इसे क्या कर लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, क्योंकि इसे जो है एलसीएम लेने में आसानी होगा। तो पहले यहाँ पर जो है पहले हम लोगों ने इसे तोड़ा, फिर हम लोग इसे तोड़कर यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 15 5 75, 75 और 4 कितना हो जाएगा 79, यानी कि 79/5 प्लस। अब क्या कर लेंगे, इन दोनों को तोड़ लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12 तिया 36 और 2 38/3 प्लस 13 तिया 39 एक 40/3 होगा। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर से आपका जोड़ने पर बेस तो आपका 5 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम 5 और 5 का 5 होगा। 9 6 आपका कितना हो जाएगा 15 1 7 6 13 1 14 प्लस 5 यहाँ पर जो है 3 3 का एलसीएम 3, 38 और 40 आपका कितना हो जाएगा 4 3 7 यानी कि 78। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट लेंगे, 5 से यहाँ पर आपका कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 से आपका कट जाएगा 3 दूनी 6, आपका 3 6 18 यानी कि 26 3 78। अब क्या करेंगे 29 और 26 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, 52 और 3 55 यानी कि 55 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 5500 रुपये है, इसे 9.09% के लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को जो है 20% की छूट पर बेचा गया होता तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य जो है यहाँ पर एक फार्मूला होता है सीपी से एसपी का, सॉरी सीपी से मार्क्ड प्राइस का, सीपी से मार्क्ड प्राइस का। अगर हमें रेशियो में वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर से निकाल सकते हैं। कैसे होता है, सीपी और मार्क्ड प्राइस का रेशियो में वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। तो ये फार्मूला होता है। लेकिन जब इस तरीके का परसेंट में वैल्यू दिया हुआ रहे कि अगर यहाँ पर परसेंट में वैल्यू नहीं पुट कर सकते तो इसे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करके 100% को एक माइनस डिस्काउंट का फ्रैक्शन वैल्यू, जो यहाँ पर डिस्काउंट लिखेंगे वो फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे, और नीचे 1 प्लस प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे यानी कि प्रॉफिट जो यहाँ पर है वो भी फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हल किया जाएगा। या तो जब परसेंट का वैल्यू 20% 30% इस तरीके से दिया हुआ रहे तब ये आपको पुट करेंगे, लेकिन जब इस तरीके का फ्रैक्शन दिया हुआ रहे तो ये इस वाले में पुट करेंगे इस तरीके का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये तरीके का यहाँ पर लगेगा, क्योंकि ये आपका ये तरीका लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 9.09% है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू में हमें निकालना होगा। तो 9.09% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है आपका 1/11 होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं इसी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि 9.09 का 1/11 फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा CP/MP बराबर 1 माइनस क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर छूट यहाँ पर ये 20% है, ये तो आपका क्या था प्रॉफिट था, छूट कितना 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/5, यानी कि यहाँ पर 1 माइनस डिस्काउंट यानी कि 1 माइनस 1/5 बटा 1 प्लस क्या हो जाता प्रॉफिट, यानी कि 1 प्लस क्या करेंगे 1/11। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 5 में से 1 गया तो 4/5, और नीचे आपका हो जाएगा 11 1 12/11, 4 से काटेंगे 12 को तो 3 बार में चला जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 11/5 तिया 15 आ जाएगा, यानी कि सीपी का वैल्यू कितना आ गया 11 यूनिट, और मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का वैल्यू कितना आ गया 15 यूनिट। तो यहाँ पर से क्या दिया गया, वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया, यानी कि 11 यूनिट का वैल्यू कितना है 5500 रुपया, कितना है 5500 रुपया। तो कितना गुना है 500 गुना है, क्योंकि 11 × 5 = 5500 होता है। तो मार्क्ड प्राइस में भी क्या करना होगा 500 गुना करना होगा, यानी कि 15 में 500 गुना करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 7500 रुपये आएगा, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 7500। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि नल P जो है किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल Q जो है वो इसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये जो आपका आउटलेट पाइप है। फिर बोला गया कि यदि P और Q दोनों नलों को जो एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी जो है पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया गया कि P जो है 6 घंटे में नल को भर सकते हैं, और Q जो है टंकी को जो है 10 घंटे में खाली कर सकते हो। तो क्या करेंगे यहाँ पर 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 30,
30 को 6 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 30 को 10 से भाग करेंगे 3 आएगा। यानी कि पी वाली जो है नल है उसकी कार्य क्षमता कितनी है 5 यूनिट, यानी कि पी नल के द्वारा 5 यूनिट भरा जाएगा और क्यू नल के द्वारा जो है प्रति घंटे 3 यूनिट खाली किया जाएगा। तो समय निकालने के लिए आपको क्या बताया गया था, पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि समय निकालने का फॉर्मूला होता है कुल कार्य बटा कुल कार्य क्षमता होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है टोटल कम, ये जो आपका एलसीएम आता है वही क्या होता है असल में टोटल वर्क होता है। तो टोटल जो है भरना कितना है 300 यूनिट भरना है और कितने ये जो आपकी भरने वाली है, सॉरी यहाँ पर आपका प्लस होगा, तो भरने वाली है 5 यूनिट। यानी कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो भरेगा उस घंटे, यानी कि 1 घंटे में 5 यूनिट भरा जाएगा, लेकिन क्यू के द्वारा उसी घंटे में 3 यूनिट खाली कर दिया जाएगा। यानी कि दोनों को खोलेगा तो कितना यूनिट प्रति घंटा भरेगा, तो 5 - 3 करेंगे तो 2 यूनिट प्रति घंटा भरेगी। तो ये क्या आ गई, दोनों को मिलाकर कार्य क्षमता आ गई। तो क्या करेंगे, कार्य क्षमता से भाग कर देंगे, हल करेंगे, आपका समय निकल जाएगा। तो काटेंगे 2 से 30 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 15 बार में चला जाएगा। यानी कि जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने घंटे में भर सकते हैं, यहाँ पर आपके 15 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार पर एक साथ काम करते समय अमित और सुमित को क्रमशः 600 रुपये और 400 रुपये मिलते हैं। यदि अमित कार को अकेले 12 दिन में कर सकता है तो सुमित कार को अकेले कितने दिनों में कर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को कोई रकम यानी कि कोई पैसा मिलता है तो वह पैसा हमेशा उस व्यक्ति के कार्य क्षमता के आधार पर दिया जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता जितनी है उसी आधार पर उस व्यक्ति को पैसा दिया जाएगा। ज़्यादा कार्य क्षमता है तो ज़्यादा पैसा मिलेगी, कम कार्य क्षमता है तो कम पैसा मिलेगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि अमित को जो है कितना मिलता है 600 रुपया मिलता है और सुमित को कितना मिलता है तो 400 रुपया मिलता है। तो अगर दोनों का रेशियो में वैल्यू निकाल दे तो क्या निकल जाएगा, दोनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो हल करेंगे यहाँ पर 20 आपका 200 से काटेंगे तो 3 बार में, 200 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। यानी कि अमित की कार्य क्षमता 3 यूनिट है और सुमित की कार्य क्षमता कितनी है 2 यूनिट है। तो यहाँ पर से फिर जो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि टोटल वर्क आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क बराबर आपका हो जाता है इफिशिएंसी इंटू टाइम होता है, यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि अमित जो अकेले कितना दिनों में कार्य को पूरा करता है 12 दिनों में, और कितने की कार्य क्षमता से 3 की कार्य क्षमता से। तो ये आपका समय, ये आपका कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता इंटू समय क्या हो जाता है कुल काम। तो ये कुल काम को करेगा कौन, करना आप किसे है, केवल सुमित को करना है। तो समय निकालने के लिए मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया गया है कि समय बराबर क्या होता है कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो कुल कार्य कितना है 12 × 3 और करेगा कितने की कार्य क्षमता से 2 की कार्य क्षमता से। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बी के द्वारा जितने समय में उस कार्य को किया जाएगा उस समय निकल जाएगा। तो हल कर लेंगे 2 × 6 = 12 आपका यहाँ पर हो जाएगा, 6 आपका कितना हो जाता है 18, यानी कि उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा तो 18 दिन लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मनीष को जो है उसके वेतन में 30% की वृद्धि मिलने वाली थी, लेकिन कंप्यूटर प्रचालक ने गलती से अंकों को जो है 50% टाइप कर दिया। यानी कि उसके वेतन में 30% की वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन कितना वृद्धि कर दिया 50%। फिर बोला गया कि नए वेतन पर्ची को प्रिंट कर दिया गया। संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उसे जो है 3 महीने के लिए वह यह संशोधित वेतन मिल गया। यानी कि उसका जो है वेतन 50% वृद्धि मिलना तो था 30% वृद्धि के साथ, लेकिन 3 महीने तक उसे 50% उसके वेतन में वृद्धि के साथ उसका वेतन मिला। तो फिर बोला गया कि चौथे महीने में उसे जो है उसके नए सही वेतन का लगभग कितना प्रतिशत मिलेगा यदि पिछले 3 महीने में उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन उसके चौथे महीने के वास्तविक वेतन से काट लिया जाता है। यानी कि उस 3 महीने में जो जितना भी रुपया उसे अधिक मिला है वो क्या करेगा, तीसरे महीने के उसके बढ़े हुए वेतन में से काट लेगा। यानी कि अगर मान लेते कि उसे जो है 100 रुपया मिलता है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या मान लिया कि मान लेते हैं कि उसे जो है प्रति महीना पहले 100 रुपया मिलता था, फिर जो है क्या किया, उसे बोला गया कि आपका 30 रुपया बढ़ा दी, यानी कि 30% उसके जो है वेतन में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अगर उसका पहले वेतन 100 रुपया था तो 30% की वृद्धि होगी, यानी कि कितना हो जाएगा अब उसका वेतन, तो
30 रुपया हो जाएगा। यानी कि उसका पहले वेतन 100 रुपया था, उसे बोला गया कि उसमें 30% की उसके वेतन में वृद्धि होगी, तो अब उसे कितना वेतन मिलेगा, 130 रुपये मिलना चाहिए था। लेकिन गलती से उसे जो है 50% की वृद्धि के साथ वेतन मिलने लगा। यानी कि मिलना तो उसे चाहिए था 130 रुपया वेतन, लेकिन उसे कितना वेतन मिल रहा है, 50% वृद्धि। यानी कि 100 रुपये का 100 रुपये में 50% का वृद्धि, यानी कि उसे अब वेतन 150 रुपया मिल रहा है। तो उसे मिलना था 130, लेकिन मिल कितना रहा है, 150 रुपया वेतन मिल रहा है। यानी कि कितना अधिक मिल रहा है प्रत्येक महीने में, तो 20 रुपये अधिक मिल रहा है। कितना रुपया अधिक मिल रहा है, तो 20 रुपया अधिक मिल रहा है। और टोटल कितने महीने तक ये 20 रुपया अधिक मिलता रहा है, तो 3 महीने तक। तो कुल कितना रुपया अधिक मिल गया होगा, 60 रुपये उसे अधिक मिल गए होंगे। कितने रुपये, 60 रुपये। फिर बोला गया कि जब चौथे महीने में उसे पता चलता है कि उसे ज़्यादा वेतन मिल रहा है, तो ये जो उसे जो है जितना वेतन मिलना चाहिए था, यानी कि उसे जो है मिलना चाहिए था 130 रुपये, उसमें क्या कर देता है, चौथे महीने में यो जो जितना रुपया अधिक मिला उसे क्या कर देता है, माइनस कर देता है, यानी कि घटा देता है। क्या कर देता है, माइनस कर देता है। यानी कि जितना रुपया उसे अधिक मिला था उसके असल वेतन में से उतना रुपया घटा देता है। तो कितना रुपया उसे चौथे महीने में अब मिलेगा, 70 रुपये मिलेगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि उसके असल वेतन का जो है कितना प्रतिशत वेतन मिलेगा। तो रुपये में तो 70 रुपये मिलेगा, लेकिन परसेंट वैल्यू तो हमें तुलना किससे करना है, 130 रुपये से। परसेंट वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सुना सुना चला गया। यहाँ पर आपका कितना आ गया, 700/13। 13 से भाग करेंगे तो आपका कितना परसेंट आएगा, क्योंकि आपका जो वेतन है जो आपका परसेंट में बताना है वो किस में बताना है, लगभग में बताना है। यहाँ पर आपसे बोल दिया गया लगभग में, यानी कि अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर भाग करके देख लेते, 13×5 = 65, आपका 5 50, यानी कि 13×4 = 52। लगभग जो है क्या हो जाएगा, वेतन का 54% उसे राशि चौथे महीने में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कार यात्रा के कुल समय के 1/3 के लिए 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल के साथ जो है यात्रा करती है, और फिर जो है शेष समय के 60% के लिए 25 मीटर प्रति सेकंड के चाल से जो है यात्रा करती है, और फिर शेष समय के लिए भी की चाल के साथ जो है यात्रा करती है। यदि कार की औसत गति 24 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में भी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर आपका हो जाता है दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है खुद से समय मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया, 1/3 दिया गया। 1/3 यानी कि समय हम लोग क्या मानते हैं, 3 का गुणज मानते हैं। तो 3 का गुणज हम लोग 30 सेकेंड यहाँ पर मानेंगे, तो हम लोगों को जो है कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो हम लोग मान लेते कि कुल जो है यात्रा कितने समय में किया गया, तो 30 सेकेंड में टोटल यात्रा कर लिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि टोटल जो है कितना दूरी जो है इसे 30 सेकेंड में तय किया गया। तो शुरुआत में बोला गया कि टोटल समय, जितना समय उसने यात्रा किया उसका 1/3 समय जो है कितने की चाल से चलता है, 18 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है। तो टोटल समय हम लोगों ने 30 सेकेंड माना, तो उसका 1/3 समय कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो यहाँ पर 1/3 समय कितना है, 1/3 समय 10 सेकेंड है। कितना है, 10 सेकेंड है। और 10 सेकेंड की चाल कितनी है, 18 मीटर प्रति सेकेंड। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, यानी कि 10 × 18 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, दूरी 180 मीटर होगा। यानी कि पहले 10 सेकेंड में 180 मीटर जाता है। फिर बोला कि शेष समय, तो शेष समय कितना बच गया, टोटल हम लोगों ने 30 सेकेंड माना, 10 सेकेंड यहाँ पर आपका लग गया। तो अब बचा कितना, 20 सेकेंड। यानी कि 20 सेकेंड का कितना, 60%। तो 20 सेकेंड का 60% कितना हो जाता है, 12 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड होगा। 20 सेकेंड का 60% 12 सेकेंड होगा। यानी कि इस 12 सेकेंड में उसकी चाल कितनी थी, 25 मीटर प्रति सेकेंड थी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 25 × 12 करेंगे तो आपकी 300 मीटर हो जाएगी। यानी कि अगले जो है 12 सेकेंड में 300 मीटर गया।
फिर जो है 12 सेकंड यहाँ पर, 10 सेकंड यहाँ पर, टोटल 22 सेकंड हो गए। टोटल जो है कितने थे, 30 सेकंड थे, 22 सेकंड अभी तक खत्म हो गया। तो बचा अब कितना समय, 30 में से 22 गया, यानी कि 8 सेकंड अभी भी बचा हुआ है। और ये 8 सेकंड में जो है उसकी चाल कितनी थी, भी किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, ये जो है भी, अभी जो है भी का यहाँ पर जो चाल हम लोगों को क्या मान लेते, मीटर प्रति सेकंड में, बाद में किलोमीटर प्रति घंटा में उसे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है दूरी कितनी हो जाएगी, 8 भी हो जाएगी, क्योंकि समय है, चाल है। तो 8 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय इंटू चाल, यानी कि दूरी होता है। तो ये आपकी क्या हो गई, टोटल दूरी हो गई। और चाल बराबर अभी मैंने आपको क्या बताया था, दूरी बटा समय। तो कुल दूरी बटा समय कितना लगता है इस दूरी को तय करने में, 30 सेकंड का समय लगता है। और औसत चाल यहाँ पर कितना दिया गया है, 24 मीटर पर सेकंड दिया गया। हल करेंगे यहाँ पर से भी का वैल्यू आ जाएगा, भी का जो वैल्यू आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, उसे फिर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से पहले। तो आपकी यहाँ पर से आ जाएगी 24 या 72 यानी कि 720। तो 8 भी बराबर आपका हो जाएगा 720 माइनस 300 प्लस 180 आपका कितना हो जाएगा, 480। यानी कि 720 में से 480 माइनस करेंगे, यानी कि 8 भी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 5 2 7, यानी कि 240 मीटर आएगा। तो भी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, यानी कि भी की चाल कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड आ गई। लेकिन जो चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो मीटर प्रति सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना किया जाता है, तो 18/5 से गुना कर दिया जाता है। तो हल करेंगे यहाँ पर, 5 6 कितना होता है 30, 18 6 कितना हो जाएगा 108, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है। तो ये जो भी की चाल थी वही क्या थी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 पुरुषों, 5 महिलाओं और 8 बच्चों को पूरा करने के लिए एक काम को जो है दिया जाता है। यदि एक महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे की तुलना में 2 गुना है, जबकि पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की तुलना में 2 गुना है। तो यहाँ पर जो है ये लाइन को क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग इफिशियंसी ये लाइन से पुट कर लेते हैं, मैन, वुमेन और चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे की तुलना में 2 गुनी है। तो बच्चे की अगर कार्य क्षमता 1 यूनिट है तो महिला की कितनी हो जाएगी, उससे 2 गुनी, यानी कि 2 यूनिट। फिर बोला गया कि जबकि एक पुरुष की कार्य क्षमता महिला की तुलना में 2 गुनी है, तो महिला की अगर कार्य क्षमता 2 यूनिट है तो पुरुष की कितनी हो जाएगी, उससे 2 गुना, यानी कि 4 यूनिट। तो ये क्या होगा, इफिशियंसी का अनुपात में वैल्यू हो गया, ये आपकी कार्य क्षमता का अनुपात में वैल्यू हो गया। फिर बोला गया कि यार अकेले जो है एक बच्चा 810 दिनों में जो उस काम को पूरा कर सकता है, या गणना कीजिए कि कितने समय में 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 8 बच्चे पूरी तरह जो है इस काम को कर सकते, ये आपसे पूछा जा रहा है। हम यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क मैंने जो इसी वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया कि कुल कार निकालने के लिए क्या करते हैं, कार टोटल समय इंटू कार्य क्षमता करते हैं। तो एक बच्चे के द्वारा कुल काम कितने समय में किया जाता है, 810 दिन में किया जाता है। कितने की कार्य क्षमता से, 1 की कार्य क्षमता से। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क, यानी कि कुल कार हो गया। अब जो है वो बोल रहा है कि इस कुल कार को करेगा कौन, 3 पुरुष, 5 महिला और 8 बच्चे मिलकर करेंगे। तो समय बराबर आपको क्या बताया गया था, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो कुल कार्य तो हमें पता है, इन सारों का कुल कार्य क्षमता निकाल लेते। तो एक आदमी की कार्य क्षमता 4 यूनिट है, तो 3 आदमी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 या 12 यूनिट। फिर जो है एक महिला की कार्य क्षमता 2 यूनिट है, तो 5 महिला काम करती है तो कितना कार्य क्षमता हो जाएगा, 5 दूनी 10 यूनिट। अगर एक बच्चे की कार्य क्षमता 1 यूनिट है तो 8 बच्चे की कार्य क्षमता 8 यूनिट हो जाएगी। तो टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 12 8 20 10 30, यानी कि 30 की कार्य क्षमता से भाग कर देंगे। हल करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 30 से काटेंगे तो 0 0 चला गया, 27 3 81, यानी कि वो तीनों मिलकर जो है 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 8 बच्चे मिलकर उस काम को जो है 27 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक साइकिल चालक जो है एक रेलवे ट्रैक के साथ साथ जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से चलता है। साइकिल चालक के पीछे से एक ट्रेन जो है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई उसे जो है 13.5 सेकेंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया,
यहाँ पर दिया गया कि ट्रेल के साथ जो एक आदमी की चाल दी गई है, ट्रेन की चाल दी गई है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ट्रेन की लंबाई चाहिए। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो ये जो है ट्रेन की लंबाई जो है वही क्या होगी, दूरी होगी। तो ट्रेन की लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि ए मीटर है। हम लोगों ने क्या मान लिया कि ट्रेन की लंबाई ए मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई यानी कि ए ही दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दोनों एक ही दिशा में जा रही है, क्योंकि जो है दोनों एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएगी, चाल घटेगी। क्या होगी, चाल घटेगी। तो 84 माइनस 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 72। लेकिन जो चाल है वो किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। क्योंकि जो हमें दूरी चाहिए यानी कि ट्रेन की लंबाई चाहिए वो मीटर में चाहिए, और जो समय भी दिया गया वो सेकेंड में दिया गया। तो चाल भी आपकी मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। तो 5/18 से गुना करेंगे, बराबर आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा कितना, 13.5 है। यानी कि आपका इसे 27/2 लिख सकते हैं। हल करेंगे, ए का वैल्यू आएगा, वही आपका आंसर होगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई होगी। तो हल कर लेते हैं, 18 चौक 72, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 27, यानी कि 270 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 15 जनवरी 2007 को सोमवार होता है, तो 15 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बीच में जो है कितने साल ऐसे होंगे जिसमें लीप ईयर आएंगे। तो पहले लीप ईयर वाले को ढूंढते हैं। तो 2008 आपका लीप ईयर होगा, 2012 आपका लीप ईयर होगा, और 2016 आपका लीप ईयर होगा, और 2020 आपका लीप ईयर होगा। तो इस 4 साल को पहले हटाएंगे। ये जो है ये आपका 4 साल पहले क्या है, लीप ईयर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि टोटल जो है पहले कितने साल है। तो यहाँ पर जो है 7 जो है 2007 को सोमवार है, तो 2007 से आगे वाले साल तक जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 3 10, और आपका यहाँ पर कितना है 2021 तक, यानी कि 11 3 14, 14 साल तक, 14 साल तक। और ये जो 4 आपका लीप ईयर आया है उसे क्या कर देंगे, 4 दिन और यहाँ पर जोड़ देंगे, 14 साल प्लस ये जो लीप ईयर आने के कारण एक एक दिन बढ़ जाते हैं, यानी कि 4 दिन और जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, सप्ताह में जो है 7 दिन होते हैं, यानी कि इसे क्या करेंगे 7 से भाग करके देखेंगे। फिर क्या करेंगे, 7 से यहाँ पर भाग करके देखेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर से 4 यानी कि 4 आएगा। तो इसको क्या करेंगे, सोमवार यानी कि मंडे के आगे वाले दिन से जोड़ते चले जाएंगे। तो आगे वाले दिन के जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद कौन सा आएगा, बुध बृहस्पति, सॉरी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कि अगर सोमवार से आगे 4 दिन जोड़ दिया जाए तो कौन सा दिन आता है, शुक्रवार आता है। यानी कि 15 जनवरी 2021 को शुक्रवार यानी कि फ्राइडे आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंपल तो नहीं है लेकिन हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5.756, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना चला जाएगा, 100। यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना चला जाएगा, 10। क्या करेंगे, जो कट रहा है उसे काट लेंगे, 25 से काटेंगे तो आपका 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100। यहाँ पर काट लेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो आपका कितना आ जाएगा, 23 सत्ते तो आपका हो जाएगा 7 की 7 दूनी 14 2 16, यानी कि 161/4 दूनी 8, माइनस यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25 × 11 यानी कि 275, 25 चौक 100, प्लस साढ़े 4 को क्या लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं, माइनस 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। का मतलब क्या होता है, गुना। 32/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32/10 को 16/5 लिख सकते हैं। बराबर क्वेश्चन मार्क को हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, असल में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसे यक्स मान लेते हैं, यानी कि हमें यक्स का वैल्यू ही चाहिए। 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, यानी कि 5/2 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये गुना है, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 5/2 गुना हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/2 × यक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में, ये आपका यहाँ से 10 बार में, ये आपका यहाँ पर से 13 बार में, यानी कि 13 बटा आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सभी हल करेंगे।
ये कट रहा है तो काट लेंगे, 2 से काटेंगे 8 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर से जो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से हल करेंगे तो 161/8, पहले सभी लोग हम लोग एक तरफ कर लेते इसे, 161/8 माइनस आपका कितना 11/4 प्लस 9/2 -8, ये भी आपका इधर चलाएगा तो -13/20 बराबर आपका कितना हो गया, बराबर आपका हो जाएगा 5x² 2। आप क्या करेंगे 8, 4, 2 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका 40 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 × 25 = 40, तो 5 × 16 = 25 80 यानी कि 805 माइनस 4 × 10 = 40 यानी कि 110, फिर आपका क्या प्लस 20, तो 9 दूनी 18 180 माइनस 8 चौक 32 यानी कि 320 आपका माइनस, फिर यहाँ पर आपका माइनस, तो 20 दूनी 40 13 दूनी 26। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, ये जो है हल कर लेते तो कितना आपका आ जाएगा, ये जो है माइनस वाले को पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 1 = 4 4 430 456 यानी कि -456, और ये जो है प्लस वाले को जोड़ लेते हैं तो 805 + 180 आपका कितना हो जाएगा 985 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 985, यानी कि क्या करेंगे 985 माइनस कितना हो जाएगा आपका 456 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर यहाँ पर 7 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 4 गया तो 5 यानी कि 529 बटा नीचे 40 बराबर आपका क्या है 5x² 2 है। अब क्या करेंगे हल कर लेंगे, तो यहाँ पर जो कट रहा है काट लेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 25 100 हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से x² बराबर आपका कितना है 529/100 है, और स्क्वायर है उधर अंडर रूट भेजेंगे तो अंडर रूट टूट के आपका कितना आ जाएगा 23/10, पॉइंट में आंसर है तो पॉइंट में आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 2.3 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन जो है आपको कभी कभी परीक्षाओं में हार्ड पूछ लिए जाते हैं, तो ये जो है आप अगर बेहतर तरीका से जो है इसे जो है आप घर पर बनाइएगा ताकि परीक्षाओं में आपको जो है दिक्कत ना हो अगर आपसे इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन पूछ ले तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है बी से 2 गुना काम करने वाला है और बे जो है एक साथ यानी कि एक साथ बे जो है 13 दिनों में जो है काम को पूरा कर लेते, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि ए की जो कार्य क्षमता वो क्या है बी से दोगुनी है, यानी कि बी की अगर एक कार्य क्षमता है तो ए की उससे दोगुनी यानी कि 2 यूनिट है, ये क्या आ गया कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। फिर बोला गया कि दोनों मिलकर उस काम को 13 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क बराबर आपका क्या बताया गया था निकालने के लिए कुल कार्य जो होता है, यानी कि कुल कार्य निकालने के लिए कार्य क्षमता इंटू समय बताया गया था। तो कार्य क्षमता दोनों मिलकर कार्य क्षमता कितनी है 2 1 3 यूनिट, और उस काम को दोनों मिलकर करते कितने 13 दिन में, तो ये आपका क्या गया टोटल वर्क। और समय निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कुल कार्य बटा कार्य क्षमता, तो ये जो है इस टोटल काम को करेगा कौन करेगा बी, तो किसकी कार्य क्षमता से भाग करेंगे बी की कार्य क्षमता से, तो बी की कार्य क्षमता 1 है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा समय 13 तिया 39 दिन आएगा, यानी कि बी अकेले उस काम को 39 दिनों में कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप यक्स जो है कि टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप वाई जो है एक टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को वैकल्पिक घंटों में यानी कि अल्टरनेटिव आवर में खोला जाता है, यानी कि इस तरीके से खोला जाता है कि एक समय जो है यक्स खुला रहेगा फिर वाई एक्स वाई इस तरीके से। फिर बोला गया कि यदि पाइप वाई पहले खुला होता है, यानी कि पहले जो है वाई को खोला जाएगा, यानी कि पहले वाई रहेगा फिर वाई बंद होगा फिर यक्स चलेगा, फिर यक्स बंद होगा वाई चलेगा, यानी कि पहले वाई फिर यक्स फिर वाई फिर यक्स, इस तरीके से प्रति घंटा काम करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे दोनों पाइप की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि यक्स जो है अकेले उस टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और वाई पाइप जो उस टंकी को अकेले 35 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 35 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 140, 140 को 20 से भाग करेंगे तो 7, 140 को 35 से भाग करेंगे तो 4, यानी कि यहाँ पर से पता चलेगा कि एक्स पाइप की कार्य क्षमता 7 यूनिट है और वाई पाइप की कार्य क्षमता 4 यूनिट है।
तो यहाँ पर फिर बोला गया कि पहले जो है वाई पाइप शुरू किया गया, फिर यक्स पाइप शुरू किया जाएगा, फिर यक्स को बंद करेगा वाई शुरू करेगा, वाई को बंद करेगा यक्स शुरू करेगा, इस तरीके से पाइप जो है भरता चलेगा। तो पहले जो है वाई शुरू किया गया, यानी कि पहले घंटा में कितना यूनिट भरेगा, तो 4 यूनिट भरेगा। फिर जो है दूसरे घंटे में कौन अब चालू होगा, यक्स, तो 7 यूनिट भरेगा। तो कितने घंटे में, दूसरे घंटे में, यानी कि 2 घंटे में कितना यूनिट भर देगा, तो 11 यूनिट भर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल हमें भरना कितना, ये 140 यूनिट भरना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 140 के नज़दीक लेकर जाएंगे। तो 11 का कितना गुना करे कि 140 के नज़दीक आ जाए। तो 11 में अगर 11 121 12 तो आपका 132, यानी कि अगर 11 में 12 गुना करे तो कितना हो जाता है टोटल काम, 132, जो कि 11 के में गुना करने पर सबसे नज़दीक आता है किसके, 140 के। तो यहाँ पर जो है टोटल अभी तक काम कितना हो गया, 132 काम। टोटल कितने दिनों में, 12 दूनी 24 दिनों में अभी तक 132 काम हुआ है। तो 24 दिनों में 32 काम हुआ है। फिर जो है अगला दिन कौन काम करेगा, अगला दिन जो है अभी तक जो अल्टरनेटिव डेज में चल रहा है, तो अंतिम दिन यहाँ पर जो है यक्स काम किया होगा, यानी कि 25वां दिन जो काम करेगा वो कौन काम करेगा, वाई काम करेगा। और कितना काम करेगा, वाई 4 यूनिट काम करेगा, यानी कि 4 यूनिट अगला एक दिन में। लेकिन अभी भी जो 132 4 36 ही भरा है, भरना कितना है, 40, यानी कि अब जो है भरेगा कौन, अब जो है वाई बंद हो जाएगा, अब भरेगा यक्स। भरना कितना है, 4 यूनिट भरना है। कितना भरना है, 4 यूनिट भरना है। लेकिन कितने की कार्य क्षमता से भरेगा, 7 की कार्य क्षमता से। तो समय कितना हो जाएगा, 4/7, यानी कि 24 में प्लस 1 दिन, यानी कि कितना हो जाएगा, 25 दिन, प्लस उसमें क्या हो जाएगा, 4/7 आ जाएगा। यानी कि ये जो आपका क्या आ जाएगा, टोटल इतने दिनों में भरे जाएंगे, सॉरी दिन नहीं, इतने घंटे में भरे जाएंगे। लेकिन आपका फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो फ्रैक्शन में वैल्यू हम लोग निकाल लेते, तो 25 7 175 और 4 आपका कितना हो जाता है, 179 होता है, यानी कि 179/7 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी पतंग की डोर की लंबाई 158 मीटर है और यह 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यदि पतंग की ऊंचाई कितनी है, मान ले कि डोर जो है ढीली नहीं है, यानी कि इस तरीके से है जैसे कि ये जो है, यहाँ पर पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर से कोई जो एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर से कोई एक व्यक्ति, ये यहाँ पर से पतंग उड़ा रहा है, तो ये जो है पतंग उड़ा रहा है, तो ये आपस में क्या है, ये एक तरीके से डोर की लंबाई है। तो डोर की लंबाई कितनी दी गई, 158 मीटर। और बोला गया है कि इसके क्षैतिज कोण कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है कि पतंग की ऊंचाई कितनी है, यानी कि यहाँ पर से यहाँ पर अगर पतंग है तो इसकी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई कितनी है, यानी कि हाइट कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तरीके से आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर किस तरीके से, √3 का सामने का मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि ये आपका 1 होता है, ये आपका क्या हो जाता है, √3 वैल्यू होता है। ये आपका 1 होता है, ये आपका √3 होता है। और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 1 है, ये √3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट के बराबर होगा। यानी कि ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 158 मीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका हो जाएगा 79 मीटर के बराबर होगा। तो यच यहाँ पर कितना है, 1 यूनिट ही तो है। यच यहाँ पर कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 79 मीटर। तो इसकी जो है ऊंचाई कितनी होगी, 79 मीटर ही होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0 है, तो कॉट ए का वैल्यू क्या होगा। तो इसे जो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस में हो जाएगा। साइन को नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि कॉस ए बटा साइन ए बराबर इस तरीके से लिखा जा सकता है। बराबर क्या बचेगा, यच बचेगा। कॉस ए के नीचे क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। तो कॉस ए बाई साइन ए आपका क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1, यानी कि कॉट ए का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो कॉट ए का वैल्यू ही हमें चाहिए था। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री है और ए डी जो है बी सी के लंबवत है। यदि ए डी बराबर 8.4 सेंटीमीटर है और बी डी 4.8 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी डी की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि ए बी सी जो है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि बी ए सी 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। और एंगल जो है 90 डिग्री किस पर है, ए पर है, यानी कि ए यहाँ पर, बी
सी। और ये जो है ए पर क्या है, बी ए सी जो है 90 डिग्री है। फिर क्या बोला गया कि ए डी जो है बी सी पर क्या है, लंबवत है। ये डी, ये आपका ए डी जो है क्या है, बी सी पर लंबवत है। फिर जो है लंबाई किसका किसका दिया गया है, ए डी का लंबाई दिया गया है। कितना दिया गया है, ये यहाँ पर दिया गया 8.4 सेंटीमीटर। और बी डी का लंबाई कितना दिया गया, 4.8 सेंटीमीटर दिया गया। पूछा क्या जा रहा है, बी सी, BC का लंबाई पूछा जा रहा है। तो BC का लंबाई निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले किसका लंबाई चाहिए, CD का लंबाई चाहिए, क्योंकि BD का तो लंबाई हमें पता है। तो अगर हमने DC का भी लंबाई पता चल जाए तो होल पूरा BC का लंबाई पता चल जाएगा। तो एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या हो जाता है आपका, AD स्क्वायर। ये जो आपका AD है वो AD स्क्वायर बराबर होता है CD इंटू BD। किसके बराबर हो जाता है, CD इंटू BD के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, CD का वैल्यू निकलेगा तो फिर BC भी निकाल लेंगे। तो AD यहाँ पर कितना दिया गया, 8.4। तो क्या करेंगे, ये 8.4 इंटू 8.4 बराबर CD तो हमें निकालना है, BD कितना दिया गया, 4.8 दिया गया। तो 1 तो हट गया, यहाँ पर से 1 हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा, 10। यहाँ पर से क्या काटेंगे, 12 से काट लेंगे तो 12 चौक 48, 12 सौ 84, 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 21 चौक 84। यानी कि CD बराबर आपका कितना आ जाएगा, 147 बट्टा, क्योंकि 21 सत्ते 147 बट्टा 10। पॉइंट में वैल्यू कितना आ जाएगा, 14.7 सेंटीमीटर आएगा। तो CD की लंबाई कितनी हो गई, 14.7 सेंटीमीटर। हमें पूरा क्या चाहिए, BC की लंबाई चाहिए, यानी कि 14.7 प्लस हमें क्या करना होगा, 4.8। जब प्लस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, BC की लंबाई निकल जाएगी। तो प्लस कर देते आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 8 7 15 1 14 4 18 1 19, यानी कि 19.5 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, पूरी BC की लंबाई होगी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 5 सदस्यों की टीम 4 लड़कियों और 6 लड़कों में से बनानी है। टीम में जो है 3 लड़कियों के होने की प्रायिकता क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जो टीम बनेगा वो उसमें जो है 5 सदस्य होंगे, और ये जो 5 सदस्य हमें लेना वो कुल 4 लड़कियों और 6 लड़कों में से लेना है। और यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक टीम जो टीम बनेगा उसमें जो है 3 लड़कियां होनी चाहिए, ये आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, बॉयज, फिर आपका गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जो है निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं, और 6 लड़कों में से जो है कितने लड़के जो है टीम में शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया कि प्रत्येक टीम में जो यानी कि जो टीम बनेगा उसमें जो है 3 लड़कियाँ तो होगी ही होगी, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि प्रत्येक टीम में 5 सदस्य ही होने चाहिए। यानी कि अगर उसमें 3 लड़कियाँ हैं तो 2 लड़के होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर लड़कियाँ जो है टोटल कितनी है, लड़कियाँ जो है 4 हैं, और जो है टीम में जो है कितनी लड़कियाँ रहेगी, 3 लड़कियाँ रहेगी। फिर जो है टोटल स्टूडेंट जो है कितने हैं, 10 है, और जो है कितने चुनाएंगे, टोटल जो है 10 में से हमें 5 ही उसमें से चुनना है। तो ये आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा। क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो आपकी प्रायिकता आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 6 का जो है इसे तोड़ेंगे तो इस तरीके से 6 इंटू 5 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल आपका ऊपर आ जाएगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से जो है 2 फैक्टोरियल और डिफरेंस यानी कि 4 फैक्टोरियल यहाँ पर आपका आ जाएगा। इंटू करेंगे, अब क्या करेंगे, गर्ल्स का यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा। कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल, नीचे आपका भी 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। बटा नीचे क्या करना है, ये जो है टोटल वाले से क्या करना है, डिवाइड करेंगे, तब आपका प्रोबेबिलिटी निकलेगा। क्योंकि टोटल से जो हमें यानी कि कुल जो है छात्रों से प्रायिकता चाहिए हमें, तो कितनी आपकी हो जाएगी यहाँ पर से 10, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 पर आपकी फैक्टोरियल हो जाएगी बटा जो है यहाँ पर नीचे में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 5 यानी कि 5 इंटू 5 फैक्टोरियल 2 बार हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर से आपकी 4 फैक्टोरियल चली जाएगी, 3 फैक्टोरियल चली गई। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 2 ही होगा, यानी कि 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होगा, यानी कि 2 होगा। 2 से काटेंगे 6 को तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। तो ये 2 फैक्टोरियल से 6 चला गया 3 बार में। तो ऊपर आपका कितना बच गया, 5 तिया 15, आपका कितना बच गया, 5 तिया 15, 15 चौक 60, यानी कि ऊपर हल करने पर आ गया। नीचे आपका कितना बचेगा, 5 फैक्टोरियल तो चला गया। 5 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, तिया 60 दूनी 120, यानी कि 5 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया, 120।
हल करेंगे तो 1 शून्य 1 शून्य चला गया, 6 दूनी 12 चला गया, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 चला गया। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 9 × 4 × 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसे काट लेंगे। 4 से काटेंगे तो 15 बार में चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 पचे 15। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपकी प्रायिकता, तो 5/7 तिया 21 आएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी जो है एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, वही कार्य जो है बी और सी 18 दिनों में जो है तथा 18 दिनों में कर सकते हैं, तथा ए और सी जो है उसका हमको 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल जो है बी कार्य करता है तो वह कितने समय में कार्य को पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया गया है कि ए और बी कितने दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं जब मिलकर काम करते हैं, तो 24 दिन में। बी और सी जो है कितना दिनों में कर लेते हैं, 18 दिन में। और आपके ए और सी जो है कितना दिनों में कर लेते हैं, तो ए और सी 36 दिनों में कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 24, 36, 18 का ही एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 72, यानी कि 72। 72 को 24 से भाग करेंगे तो 3, 72 को 18 से भाग करेंगे 4, 72 को 36 से तो 2। यानी कि यहाँ पर से क्या निकल गई, 2A, क्योंकि 2A 2 बार ही है, 2 एक बार यहाँ भी है, एक बार यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C की यह टोटल कार्य क्षमता है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है 2A 2B 2C की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 3 7 2 9। यानी कि यहाँ पर से निकल गई आपकी क्या है, A + B + C की कार्य क्षमता निकल गई। कितनी है, 4.5 है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, B की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। B की कार्य क्षमता निकाल लेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, समय भी निकाल लेंगे कि उस कार्य को B जो है कितने दिनों में पूरा करेगा। क्योंकि समय निकालने का मैंने क्या फार्मूला बताया था, समय बराबर बताया था कि टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता होती है। तो पहले कुल कार्य, तो ये आपका एलसीएम यानी कि जो आपका लघुत्तम आता है वही का कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य करना कितना है, 72 काम, और करेगा कौन, बी। तो बी की कार्य क्षमता यहाँ पर से निकालेंगे। तो यहाँ पर से बी की कार्य क्षमता यानी कि ए और सी की कार्य क्षमता अगर माइनस कर दे इस टोटल में से, ए + B + C में से ए और सी की कार्य क्षमता माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, बी की कार्य क्षमता। तो ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो 4.5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2.5, यानी कि 5/2। तो ये क्या हो गई, बी की कार्य क्षमता। तो हल करेंगे आपका क्या निकल जाएगा, बी के जो समय जो लगेगा वो कार्य करने में वो समय निकल जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 72 दूनी 144/5 दिन लगेंगे उस कुल कार्य को करने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसे हल कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग इसे यक्स मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। तो आपका क्या है, 756 प्लस क्या है 62 यक्स, और ये पूरा ब्रैकेट में, यानी कि पूरा इसे किससे भाग करना है, 3 से भाग करना है, बराबर 57 × 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 7 63 3 6 9 5 45 और 6 कितना हो गया, 51, प्लस आपका कितना हो जाएगा 49। कट रहा है तो क्या करेंगे, इसे काट लेंगे यहाँ पर से। 3 से आपका 3 से 756 तो कट जाएगा। 3 से जो है 700, हम लोग जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 से जो है 756 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 25 तिया 75, 3 दूनी 6, और 62 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62 x/3 बराबर आपका कितना बचेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 3 12 4 1 5 1 6 आएगा यहाँ पर 5। फिर क्या करेंगे, 62/x/3, 562 में से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 252, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पर 5 में से 2 गया तो 3, 62 से काटेंगे तो 6 5 3 5 दूनी 10, यानी कि 5 बार में चला जाएगा। तो x बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया, 15, यानी कि 15 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।